डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। मतलब चीजों को सिंपल रखना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है रादर देन उनको कॉम्प्लेक्स रहने देना। बट मैं आपको जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से डेटाबेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्पेशली इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी अगर आपसे पूछ लेना तो आपको इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। इवन सीक्वल की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहां पे सिर्फ डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, स्टार्टअप्स है, कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो या कोई और इंटरव्यू है, आप अगर ये पढ़ के जा रहे हो तो इससे बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये बहुत ही सारे स्टूडेंट से फीडबैक लेके इंटरनेट पे सब जगह अच्छे से रिसर्च करके इन क्वेश्चंस को यहां पे लेके आया हूं। तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। डेटाबेस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, और इसके बिना तो कहानी आपकी अधूरी है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या होता है? डेटा। वो इंप्लॉय को कह सकता है कि भैया ठीक है तूने जाना है चला जा, लेकिन डेटा कभी नहीं कह सकते। एक रो भी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस, यहां पे स्टार्ट करें। सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम। यानी यहां पे हम लोग बात करें स्पेशली फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बीच का डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली कहानी स्टार्ट इससे होती है। डीबीएमएस बेसिकली है क्या? आपका जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब हमारे पास डेटा है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डेटा है, और यहां पे हम लोग बात करते हैं स्पेशली स्ट्रक्चर डेटा की, जिसको हम आरडीबीएमएस भी बोलते हैं, जहां पे डेटा हम टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर कर रखते हैं। एक प्री डिफाइंड आप कह सकते हो मॉडल है, और उसी के बेसिस पे हम लोग जो है वो डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन जो फाइल सिस्टम है ना, वो क्या करता है? डेटा को फाइल्स की फॉर्म में, जैसे हम लोग अपने लैपटॉप में क्या करते हैं, फोल्डर्स बनाए, सब फोल्डर्स बनाए, उसके अंदर फाइल्स है, पीडीएफ्स है, पीपीटीज है, या एमपी3 एमपी4, अलग अलग फाइल्स के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, उस तरीके से स्टोर करते हैं। तो ये नॉर्मल वे में जब हम लोग डायरेक्टली अपने डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तब तो बढ़िया काम करेगा। लेकिन जब यहां पे डेटा आपका सर्वर्स के थ्रू कहीं पे और पड़ा है, और क्लाइंट मोबाइल एप्लीकेशन से या वेबसाइट के थ्रू डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो भैया वहां पे हम चाहते हैं कि डायरेक्टली फाइल सिस्टम की फॉर्म में ना हो, वहां पे हम डीबीएमएस को यूज करते हैं। क्योंकि डीबीएमएस बेसिकली एक सिक्योर्ड वे है। इसके अंदर आप मान के चलो कि हमारे पास क्वेरी प्रोसेस है, हम सीक्वल के थ्रू क्वेरी करते हैं, उतना डेटा हमें शो होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइल आपको पूरी फाइल देगा, लेकिन यहां पे आपके पास जितनी क्वेरी आप डालोगे सिर्फ उतना ही रेलेवेंट आपको आंसर मिलेगा। सिक्योरिटी है, कॉन्करेंसी कंट्रोल के मैकेनिज्म है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है डीबीएमएस, लेकिन ये चीज फाइल सिस्टम के अंदर नहीं है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ लेते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट नेम्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पोस्टग्रेसक्यूएल है, सीक्वल सर्वर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ओरेकल के बहुत सारे वर्जन्स है, माई सीक्वल ओपन सोर्स है। आपको पता होना चाहिए इनके नेम्स, और कैसे हम ओडीबीसी या फिर जेडीबीसी के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से नोट करने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इसके बाद व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है जी। हर बंदा आज के टाइम पे कहता है मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, तो भैया डेटा भी कहता है मेरे को इंडिपेंडेंट होना है। और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है, 3 टायर आर्किटेक्चर भी बोल देते हैं, 3 टीयर भी बोल देते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है एक एक्सटर्नल व्यू लेवल, जहां पे यूजर बैठे हैं, मतलब हम सब लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, और फिजिकल लेवल यहाँ पे, जहां पे एक्चुअल में डेटा आपका एसएसडीज के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, या फिर टेप ड्राइव्स के अंदर स्टोर है। और बीच में है लॉजिकल लेवल, जहां पे टेबल्स के नेम्स, टेबल का जो स्ट्रक्चर है, स्कीमास है, उनके बीच में रिलेशनशिप्स है, और उनके जो कंस्ट्रेंट्स है, डेटा टाइप है, वो सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यूजर कहता है कि मेरे को डेटा चाहिए, तो ठीक है जी, आपकी क्वेरी यहाँ पे आएगी, और फिर यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, और फिर आपको रिजल्ट जो है वो बैक दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे टेबल, व्यूज, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट्स, बहुत चीजें डिफाइन की जाती हैं लॉजिकल लेवल पे। लेकिन आप खुद सोचो, आप डेली बेसिस पे अमेजॉन को, फ्लिपकार्ट को, ये सारी वेबसाइट्स को कितना एक्सेस करते हो? क्या आपको लगता नहीं कि वो बैकएंड पे बहुत सारे चेंजेस करते होंगे? एक सिंपल सा चेंज बताता हूं। लेट्स सपोज आपका डेटा जो है वो अमेजॉन ने हार्ड डिस्क 1 में रखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे उन्होंने उसको शिफ्ट करके हार्ड डिस्क 2 में कर दिया, या एसएसडी में कर दिया। तो यार इस चीज का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, लॉजिकल लेवल या फिर एक्सटर्नल लेवल पे नहीं आना चाहिए। आपकी क्वेरी अभी भी वैसे ही जा रही है जैसे पहले जा रही थी। दैट इज इंडिपेंडेंस, और इसको बोलते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस। फिर आ जाता है जी लॉजिकल। अब भैया मैंने टेबल का नेम बैकएंड पे कुछ चेंज कर दिया, डेटा टाइप मैंने चेंज कर दिया, तो यार आपकी क्वेरी अभी भी वैसी ही आ रही है जैसे पहले आ रही थी, आपको रिजल्ट वैसे ही मिल रहा है जैसे अब मिल रहा है।
बैकएंड पे उन्होंने कुछ लॉजिकल लेवल पे चेंज किया है, तो भैया ये चीज कर सकते हैं। इसी को तो बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। हमें ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है कि भैया थोड़ी देर के लिए अमेजोन बंद कर रहे हैं क्योंकि मुझे डेटा जो है वो इधर से इधर करना है, या मुझे टेबल का नेम चेंज करना है, या मुझे डेटा टाइप चेंज करना है। नहीं भैया, वो चीज बैकएंड पे पीछे अपने आप पैरेलली चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस, और इसी एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाता है जी, हाउ इज डेटा स्कीमा, जो डेटाबेस स्कीमा डिफरेंट फ्रॉम द डेटाबेस इंस्टेंस। अब स्कीमा क्या होता है? स्ट्रक्चर, जैसे टेबल है, व्यूज है, डेटा टाइप है, कंस्ट्रेंट्स है, इसके अलावा हमारे पास ट्रिगर्स आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं, सिनोनिम्स आ जाते हैं। ये सारे जो है वो डेटाबेस का स्कीमा बनते हैं। तो मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर कहलाता है स्कीमा। लेकिन स्नैपशॉट को हम बोलते हैं इंस्टेंस। जैसे मैं एक कंटेंट देख रहा था, उसमें मतलब आजकल बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी एक बंदे ने रील बना रखी थी, जैसे बुक खुली हुई है और ऐसे किया खचक खचक, मतलब ऐसे, मतलब ये पढ़ाई हो रही है कि एक स्नैपशॉट ले लिया और उसके बेसिस पे मैंने अपने एग्जाम में लिखना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो आप लोग तो चलो गेट स्मैशर से पढ़ लेते हो, आपको ज्यादा नॉलेज मिलती है, बट एक्चुअल में जो इंस्टेंस है वो क्या है? स्नैपशॉट है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम डेटाबेस की क्या वैल्यूज है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। लेकिन ये तो पूरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पूरे के पूरे जो कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस के, उन सारों की बात की जाती है स्कीमा के अंदर। बस ये सारी कहानी अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई भी हुई हैं, वो आप नोट कर सकते हो। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कीज का कॉन्सेप्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमें डेटा के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है किसी रो को, तो की के बिना नहीं हो सकती। मतलब दो बंदों का नेम सेम हो सकता है, एज सेम हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, फादर नेम में भी सेम हो सकता है, भैया मदर नेम सेम हो सकती है, लेकिन हमें रोल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कुछ ऐसे कॉलम्स, ऐसे एट्रीब्यूट चाहिए होते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। अगर बाकी की सारी रोज डुप्लीकेट भी हैं तब भी मैं उनको आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये दो अलग अलग बंदे हैं, ये सेम ही बंदा है। तो इसके लिए हमें कीज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, और जहां पे हमारे पास सबसे पहले आती है कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कीज क्या होती है? जितनी भी हमारी यूनिक कीज है, जो मैंने अभी नाम लिया, रोल नंबर है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट नंबर है, पैन कार्ड है, भैया ये सारी जो नंबर्स है ना, ये सारे क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, और इनके अंदर हम नल वैल्यू नहीं डालते। तो भैया ये कैंडिडेट की। लेकिन इन सारे सेट में से सिर्फ एक को हम चूज करते हैं भाई, एक को, बेस्ड ऑन द सिनेरियो। अगर स्टूडेंट का सिनेरियो है तो रोल नंबर, अगर लेट्स सपोज पासपोर्ट का डेटा है तो पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड डेटा है तो भैया पैन कार्ड का नंबर हो गया, आधार कार्ड का डेटा है तो आधार कार्ड का नंबर हो गया। तो बेस्ड ऑन दैट हम सिर्फ एक को चूज करते हैं और उसको टैग दे देते हैं कि भाई तू क्या है? प्राइमरी की है। और प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक भी है और नॉट नल भी है, मतलब नल वैल्यू नहीं डाल सकते और डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। मेन कहानी इन दोनों के बीच में यही याद रखना। और कैंडिडेट की हमेशा मिनिमल होती है, छोटी से छोटी। अगर इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे वो बन जाता है सुपर की। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो। बाकी कहानी मैंने यहां पे आपको लिखी दी है। देन व्हाट इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? भाई अगेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कीवर्ड्स भैया पूछ लेते हैं क्योंकि फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपके डेटाबेस में लेट्स सपोज जैसे स्टूडेंट टेबल है, अब इसके अंदर आईडी क्या है? मेरी प्राइमरी की है, ठीक है। और एक एनरोलमेंट टेबल है और उसके अंदर लेट्स सपोज स्टूडेंट आईडी मेरी फॉरेन की है, और फॉरेन की हमेशा प्राइमरी की से ही रेफरेंस लेती है। मतलब अगर लेट्स सपोज कोई नालायक बच्चा है तो अगर वो नकल मारेगा तो अपने जैसे नालायक से मारेगा? नहीं, वो नकल करने की कोशिश किससे करेगा? टॉपर से, इंटेलिजेंट बंदे से। तो वही यहां पे हमेशा याद रखना, फॉरेन की हमेशा रेफरेंस लेती है प्राइमरी की से। अब अगर लेट्स सपोज मैंने प्राइमरी की वाले टेबल में, याद रखना प्राइमरी की वाले टेबल में स्टूडेंट की आईडी डाल ली 1 2 3 एग्जांपल के तौर पे, तो मैं यहां पे एनरोलमेंट वाले में 1 2 3 डाल सकता हूं? डाल सकते हो आप, 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3। लेकिन जैसे ही आप 4 डालोगे ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? भाई प्राइमरी की वाले में तो है नहीं, आप इसमें कैसे डाल रहे हो? यही है क्या? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और इसको कौन करता है मेंटेन? फॉरेन की। ऐसे डिलीशन के केस में लेट्स सपोज आप यहां से 1 को डिलीट कर दो, कर सकते हो, कोई बात नहीं भाई। 1 ने एनरोल किया हुआ था किसी कोर्स में, अब नहीं किया हुआ, हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपने यहां से 2 को डिलीट कर दिया तो क्या यहां पे 2 रह सकता है जिंदा? नहीं, मुझे इस 2 को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइमरी की से गया तो फॉरेन की से भगाना पड़ेगा। नॉट फ्रॉम दिस टेबल, जिसने भी रेफरेंस ले रखा है इसका सबसे डिलीट करना पड़ेगा कास्केडली। इसके लिए यूज करते हैं ऑन डिलीट कास्केड विद द फॉरेन की। और यही चीज जो है वो कौन मेंटेन करती है? फॉरेन की। इसीलिए डेटाबेस में आपकी फॉरेन कीज बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। वैसे अगर आप बहुत डिटेल में भी चेक करना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारे टॉपिक बहुत डिटेल में भी करवाए हुए हैं, बट यहां पे मैं आपको फटाफट से ओवरव्यू दे रहा हूं कि भैया इंटरव्यू में आपने कैसे बोलना है ब्रीफली और बेस्ट तरीके से। देन
यू आर डिजाइनिंग द कॉलेज डेटाबेस, हाउ वुड यू मॉडल द स्टूडेंट कोर्स एनरोलमेंट। देखो अब डिपेंड करता है, जब भी डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कौन डेटाबेस को यूज करने वाले हैं, सिक्योरिटी डेटाबेस के अंदर क्या रखनी है, डेटाबेस के यूजर्स कौन कौन से हैं, मतलब रूल्स कौन से हैं बिजनेस के। मैं चाहता हूं कि भैया मेरे सिस्टम में बहुत सारे स्टूडेंट हो, बहुत सारे कोर्सेज हो, जैसे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक बंदा जो है वो सिर्फ एक कोर्स में एनरोल कर सके। जैसे होता है ना एग्जाम में कि भैया एक बच्चा सिर्फ एक एग्जाम को फिल कर सकता है, किसी और को नहीं, तो वो हो गया 1-to-1 काइंड ऑफ। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि एक बच्चा मल्टीपल एग्जाम में फिल कर सकता है, 1-to-many। अगर मैं चाहता हूं कि मेनी स्टूडेंट कैन एनरोल इन वन, तो मेनी टू वन। बट नॉर्मली हमारे कॉलेजेस में क्या होता है कि एक बच्चा मल्टीपल कोर्स में और एक कोर्स में मल्टीपल बच्चे, मतलब मेनी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन मेनी कोर्सेज, दैट इज कॉल्ड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। सो बेस्ड ऑन द लॉजिक्स, बेस्ड ऑन द बिजनेस लॉजिक हम लोग डिजाइन करते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, उनके डेटा टाइप्स प्रॉपर लिखने, कंस्ट्रेंट्स लिखने कि भैया चेक कंस्ट्रेंट जैसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा ना हो एज के अंदर -20 एज भर रहे हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है भैया, एज तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है, तो चेक कंस्ट्रेंट लगाना जरूरी है। यूनिक जहां पे चाहिए यूनिक, जहां पे प्राइमरी की चाहिए प्राइमरी की, ऐसी एनरोलमेंट, ऐसी कोर्स, और इन दोनों को आपस में जोड़ना भी पड़ेगा। आपका यहाँ पे स्टूडेंट मैनी हो सकते हैं, कोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, और इन दोनों के बीच में आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी ताकि बंदे जो है वो मैनी कोर्सेज में एनरोल हो सके। ये सारी चीजें आप जो है वो क्रिएट टेबल पहले स्कीमा बनाते हैं, पहले हम लोग ईआर मॉडल के थ्रू एक डिजाइन बनाते हैं, जैसे घर का पहले डिजाइन बनाते हैं, फिर बाद में इसको इंप्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग द सीक्वल। तो ये सारी चीजें मेंटेन करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फादर ऑफ डीबीएमएस है उनका नेम है ईएफ कोड। ईएफ कोड भाई साहब ने ना 12 रूल्स दिए हैं, जिनको रूल नंबर 0 से लेकर रूल नंबर 11 बोलते हैं। कई बार इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लें तो इतना सा आपको पता होना चाहिए, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें डेटाबेस को डिजाइन करना पड़ता है। देन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब देखो मैंने वही बताया ना कि मैनी स्टूडेंट कैन एनरोल इन मैनी कोर्सेज, तो डायरेक्टली रिलेट करने की बजाय हम लोग बीच में ना एक रिलेशनशिप को रख देते हैं। तो ये अलग टेबल बनेगा स्टूडेंट का, कोर्स का अलग टेबल बनेगा, और एनरोलमेंट का अलग टेबल बनेगा। और इसमें याद रखना, जो स्टूडेंट के अंदर प्राइमरी की होगी ना, वो यहां पे आपकी एज ए फॉरेन की, और जो कोर्स के अंदर प्राइमरी की होगी वो भी यहां पे एज ए फॉरेन की यूज होगी, जो यहां से और ये यहां से रेफरेंस लेगी, और तब जाके आपका दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा, ताकि मेनी स्टूडेंट कैन एनरोल इन मेनी कोर्सेज। तो एनरोलमेंट आपको बताएगी कौन सा बच्चा किस कोर्स में एनरोल है। अगेन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप की वीडियो जो है वो ऊपर कमेंट सेक्शन में आपको आई सेक्शन में आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहां से चेक भी कर सकते हो। मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखी हैं। देन एनॉमलीज का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत ही एनॉमली से होती है। एनॉमली का मतलब प्रॉब्लम, ठीक है ना, प्रॉब्लम मतलब ऑलवेज देयर इज अ प्रॉब्लम, एनॉमली मतलब इन सम सिचुएशन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, इसलिए इसको एनॉमली बोलते हैं। अब देखो लेट्स सपोज मैं एक बड़ा टेबल ले लूं और उसमें सारे स्टूडेंट्स की डिटेल, नेम, आईडी, फादर नेम, मोबाइल नंबर, सब, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर सैलरी, सारा एक ही टेबल में डाल दूं। अब आप खुद ही सोचो, अगर एक टेबल में डाल दोगे तो अच्छा तो है, एक बड़े टेबल में सारा डेटा आ गया, अगर आप रीड करना चाहते हो तो इजीली डेटा को रीड कर सकते हो। लेकिन पंगा क्या पड़ेगा, अपडेशन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली एंड इंसर्शन एनॉमली। कैसे? लेट्स सपोज इसमें अगर मेरी स्टूडेंट आईडी है और उसको मैं प्राइमरी की बना दूं। अब आप नए कोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, एक नया कोर्स है लेट्स सपोज C++, आप उसकी डिटेल डालना चाहते हो, लेकिन डाल सकते हो नहीं, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी को आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। अभी आप नया कोर्स डाल रहे हो, अभी उसमें बच्चा कोई नहीं है, बट ये बोलेगा नहीं मैं नल नहीं रह सकता, इसको मैं नल नहीं छोड़ सकता, तो आप नया डेटा डाल ही नहीं पा रहे बेफालतू में। क्यों? क्योंकि आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, कोर्सेज के अंदर आपके पास सॉरी ये पूरे टेबल में आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं। देन डिलीट। अब लेट्स सपोज मुझे सिर्फ एक डेटा को डिलीट करना है कि कोर्स जो था ना, ऐसे एग्जांपल ले लो कि जैसे मेहता जी थे, ठीक है, वो आपके टीचर है और वो छोड़ के चले गए। अब वो छोड़ के चले गए तो भैया उनका डेटा डिलीट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी डेटा डिलीट होगा और ये डेटा भी, मतलब किन बच्चों को पढ़ाते थे, कौन सा कोर्स पढ़ाते थे, वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ डिलीशन एनॉमली। ऐसे ही आपके पास अपडेशन। अब बहुत सारे टीचर्स का नेम जो है वो रिपीट हो सकता है, बहुत सारे कोर्स का नेम रिपीट हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का नेम रिपीट हो सकता है। अब लेट्स सपोज अगर एक जगह अपडेट करना पड़ा मुझे कि मेरे को सिर्फ टीचर का नेम अपडेट करना है या कोर्स का नेम अपडेट करना है, तो मैं एक जगह नहीं मल्टीपल जगह अपडेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा रिपीटिशन है, यहाँ पे कॉलम लेवल रिपीटिशन है। यही होती है
आपकी एनॉमलीज, और इसको रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। और नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है, भैया टेबल को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड का मतलब स्टूडेंट का अलग कर दो, कोर्स का अलग कर दो, टीचर का अलग कर दो और उनको आपस में रिलेट कर दो। इस तरीके से हम लोग इसको नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ गया टेबल स्टोर द कस्टमर डिटेल, रिपीटेड ऑर्डर इंफॉर्मेशन, हाउ वुड यू डिसाइड वेदर द नॉर्मलाइजेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट। देखो यार, आप ऐसे लगा लो कि एक टेबल के अंदर सेम वही है कि भैया कस्टमर का नेम, फोन, ऑर्डर आईडी, आइटम, क्वांटिटी सारा कुछ डाल दिया। अब यार ऑब्वियसली कस्टमर की इंफॉर्मेशन, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन सारा कुछ एक ही जगह पे है। अब एक जगह चेंज करना पड़ेगा तो मतलब पूरी रो को मेरे को बार बार अपडेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है कि आप कस्टमर का डेटा अलग कर दो, ऑर्डर्स का डेटा अलग कर दो और उस बंदे ने क्या क्या ऑर्डर किए उसको अलग कर दो और उनको आपस में रिलेट कर दो, ताकि सिर्फ कस्टमर में चेंज करेंगे तो यहां चेंज होगा, सिर्फ ऑर्डर में चेंज करेंगे तो यहां चेंज होगा। मतलब यहां पे आपको अगर कस्टमर का नेम चेंज करना है तो आपको फालतू में सारी जगह कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा या नल करना पड़ेगा। नल करोगे तब पंगा है, डेटाबेस में बहुत सारे खाली वैल्यूज रह जाएंगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन डेटा को मतलब डिवाइड कर देता है टेबल्स को मल्टीपल फॉर्म में। देन हमारे पास आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बीसीएन। देखो नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यूड जो एट्रीब्यूट्स है वो नहीं होने चाहिए, ऑल एटॉमिक वैल्यूड होने चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि भैया पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि भैया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और बीसीएनएफ जो है वो कहती है कि मेरे जितने भी डिपेंडेंट है, मतलब जैसे x गोज टू y मेरी डिपेंडेंसी है, जितने भी y है ना वो हमेशा x के ऊपर डिपेंड होंगे, लेकिन जो x है वो या तो प्राइमरी की हो या कैंडिडेट की हो या सुपर की हो। ऐसा ना हो कि x कुछ और, मतलब जितने भी आपके डिपेंडेंट है वो सारे के सारे प्राइमरी की, सुपर की या फिर कैंडिडेट के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो थोड़ी सी लेस स्ट्रिक्टर है, क्योंकि आपका ऐसे होता है बीसीएनएफ, फिर आपका थर्ड, फिर आपका सेकंड और फिर आपका फर्स्ट। मतलब जैसे जैसे अंदर जाओगे और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन और ज्यादा जो है वो आपके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हो। डिटेल में चेक करना चाहते हो इसका लिंक भी मैं डाल देता हूं। आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, मैंने ऊपर जो है वो आई सेक्शन में लिंक डाल देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन कैन डीनॉर्मलाइजेशन बी अ बेटर डिजाइन चॉइस देन द नॉर्मलाइजेशन। देखो यार नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप सिंपल सा पॉइंट याद रखना कि जब भी हमारे पास बहुत बड़ा टेबल होता है तो उसमें क्या होता है, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, एनॉमलीज हो सकती हैं जो मैंने अभी बताई। हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है कि इस बड़े टेबल को आप छोटे टेबल्स में डिवाइड कर दो, इसी को बोला जाता है नॉर्मलाइज कर देना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें इनको दोबारा से डीनॉर्मलाइज भी करना पड़ता है। दोबारा से डीनॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास रीड ऑपरेशंस बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे मैंने कोई डैशबोर्ड बनाया, कोई रिपोर्ट बना रहा हूं, या सोशल मीडिया पे मुझे लेट्स सपोज अपने लाइक काउंट करने हैं, तो मेरे को सारी वीडियोस के टोटल करने पड़ेंगे। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में ना जहां पे हैवी रीड होता है तो वहां पे हमें इसमें से भी रीड करना है, इसमें से भी रीड करना है और इसमें से भी रीड करना है। अब यार जब भी आप टेबल्स को तोड़ोगे तो दोबारा से अगर रीड करना है तो आपको उनको जोड़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ ज्वाइन। तो जब आप ज्वाइन करते हो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, जितने ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करोगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो डीनॉर्मलाइज का मतलब है कि आप इनको कंबाइन करोगे, तो ऑब्वियसली कब करोगे, जब आपके पास रीड ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हैवी है। क्योंकि रीड ऑपरेशन के केस में अगर आपका टेबल बहुत बड़ा है, डीनॉर्मलाइज करके आपने उसको एक बना दिया, तो अब आप इजीली पूरे बड़े टेबल में से रीड कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड डीनॉर्मलाइजेशन। यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है कि भैया आपका जो नॉर्मलाइजेशन है रिडंडेंसी को कम करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसमें क्या होगा, ज्वाइंस ज्यादा होंगे। लेकिन डीनॉर्मलाइजेशन में आप फास्टर रीड कर सकते हो। रिपीटेडली अगर आप रीड कर रहे हो, हैवी रीड हो गया बस, उस केस में आप बोल सकते हो। अगर आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है ना इंटरव्यू में पूछ लें, तो आपको यूज केस पता होना चाहिए, किस केस के अंदर किसको यूज करना है। बस अगर आपको ये चीज पता लग गई तो इसके बाद तो भैया इंटरव्यूअर खड़े होकर ताड़ी मारेगा कि यार इस बंदे को तो सारे कॉन्सेप्ट पता है। देन व्हाट डू एसिड प्रॉपर्टी। भाई एसिड प्रॉपर्टी के बिना तो डेटाबेस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। सिंपल सी कहानी है। एटॉमिसिटी मतलब 0 एंड 1, जैसे बाइनरी में 0 1, मतलब या तो ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट होगी या उसका एक भी ऑपरेशन नहीं होगा, तो यानी या तो कंप्लीट होगी ऑल या नथिंग। देन कंसिस्टेंसी मतलब बिफोर द ट्रांजैक्शन स्टार्ट, आफ्टर द ट्रांजैक्शन कंप्लीट, जो टोटल ऑफ द डेटा, जो सम है ना, एसयूएम वाला जो सम है वो सेम होना चाहिए। जैसे मैं इसका हमेशा एग्जांपल देता हूं कि ए और बी अकाउंट है, ए में 100 रुपए हैं,
बी में 200 रुपए हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ए से बी में ट्रांसफर किए 50 रुपीज, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, कमिट हो गई, इसमें 50 रुपए रहे, इसमें 250 हो गए। तो ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले दोनों का सम क्या था, टोटल क्या था 300, खत्म होने के बाद दोनों का टोटल क्या है 300। तो दिस इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंसी। देन आइसोलेशन, अब हमारे पास पैरेलल में ट्रांजेक्शंस बहुत सारी रन कर रही हैं, तो मेरे को क्या करना है, उनको एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट देना है ताकि एक दूसरे में दखलंदाजी ना करें, एक दूसरे में इंटरलीव ना करें, एक दूसरे की वैल्यूज को एक्सेस करने की कोशिश ना करें। दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि अगर मैंने कुछ सेव कर दिया डेटाबेस में, कुछ अपडेट कर दिया, जैसे कमिट कर दिया, कमिट का मतलब क्या है कि आपके जितने भी चेंजेस आपने रैम में सेव कर रखे हैं, जो भी अपडेट कर रखे हैं, उन अपडेट्स को सिर्फ रैम में मत रखो, उनको आप परमानेंट स्टोरेज में चेंजेस करो। क्यों? क्योंकि रैम तो वोलाटाइल है, पावर फेलियर हो गया तो जो अपडेट्स किए थे वो लॉस हो गए। तो ड्यूरेबिलिटी कहां मिली? ड्यूरेबिलिटी तभी मिलेगी जब आप उनको परमानेंट सेव करोगे हार्ड डिस्क में, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो। देन टू यूजर्स ट्राई टू अपडेट द सेम अकाउंट बैलेंस एट द सेम टाइम, व्हाट कंकरेंसी प्रॉब्लम। देखो यार, जब भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी पूछ लें तो मेन याद रखना कि डेटाबेस में हमारे दो ऑपरेशंस होते हैं, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। जब भी दो लोग रीड करें, दो क्या, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, 20 करोड़, जितने मर्जी यूजर हो, लेकिन अगर रीड कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन रीड राइट के केस में लड़ाई है, राइट रीड के केस में लड़ाई है, और राइट के केस में लड़ाई है। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट पेयर। और यहां पे हमेशा सेम डेटा पे सेम टाइम पे अगर ये चीजें हो रही हैं तो प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे एक बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम बोलते हैं, कि दो लोग एक ही टाइम पे डेटाबेस में, देखो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे T1 ट्रांजैक्शन है, T2, दोनों पैरेलल है, कंकरेंट ट्रांजैक्शन को बोलते हैं, कॉन्करेंट। रीड किया बैलेंस 100, इसने भी रीड किया बैलेंस 100, मतलब डेटाबेस में वैल्यू जो है वो 100 थी, इसने भी 100 रीड कर लिया, इसने भी 100। अब ये क्या कर रही है, इसमें से 10 वैल्यू माइनस कर रही है, 10 वैल्यू माइनस कर रही है। तो इसने 10 वैल्यू माइनस करके, और ऑब्वियसली क्या वैल्यू आ गई इसके पास, 90। ये बंदा क्या कर रहा है, 20 वैल्यू माइनस कर रहा है। तो इसने क्या किया, 20 वैल्यू माइनस की, तो क्या होगी वैल्यू आपकी 80 होगी। ऑब्वियसली 100 में से 20 करोगे तो 80। अब इसने अपडेट कर दिया, ऑब्वियसली इसने क्या अपडेट किया भैया, 90, और इसने क्या अपडेट किया, 80। तो यानी डेटाबेस में वैल्यू क्या हो गई आपकी, 80। बट अगर आप ध्यान से सोचो कि एक बंदा 100 में से माइनस कर रहा है 10, दूसरा बंदा कर रहा है -20, तो आंसर तो मेरा 70 आना चाहिए था ना, एक्सपेक्टेड तो 70 है। बट यार जो इस बंदे ने चेंज किया ना, ये चेंजेस आपके लॉस हो गए, क्योंकि ये वाले रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिसने बाद में अपडेट किया वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है 80, लेकिन जो इसने अपडेट किया वो तो लॉस ही हो गया। इस वजह से इसको बोला जाता है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। इसको राइट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लें, आप इस एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक का चेंज दूसरे ने ओवरराइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड लॉस्ट अपडेट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल शेड्यूल एंड सीरियलाइजेबल शेड्यूल। सिंपल सी थ्योरी है। सीरियल मतलब कि पहले एक बंदा कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद दूसरा बंदा कंप्लीट होगा, मतलब एक दूसरे के बीच में लात नहीं अड़ाएंगे, पहले एक बंदा कंप्लीट होगा। जैसे क्यू में पहले एक बंदे की टर्न खत्म हो गई, फिर दूसरा बंदा आया, उसकी टर्न, फिर तीसरा बंदा, चौथा बंदा, इस तरीके से। सीरियलाइजेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी T1 है और T2 है, मैंने T1 में लिखा रीड ऑफ ए, T2 में लिख दिया मैंने रीड ऑफ बी, T1 में लिख दिया मैंने राइट ऑफ ए, T2 में लिख दिया मैंने राइट ऑफ बी। अब आप ध्यान से देखो, पहले T1 का कुछ ऑपरेशन हो रहा है, फिर T2 का कुछ हो रहा है, फिर T1 का हो रहा है, और फिर T2 का हो रहा है। मतलब एक दूसरे में वो बीच में क्या हो रहे हैं, इंटरलीव हो रहे हैं। कुछ देर के लिए T1 के पास कंट्रोल, फिर इसके पास कंट्रोल, फिर इसके पास। ये होता है आपका कॉन्करेंट, जहां पे एक दूसरे में, अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं कि लेट्स सपोज T1 है, T2 है, रीड ए, राइट ए, रीड बी, राइट बी। अब पहले T1 कंप्लीट हुआ, फिर T2 स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ, दिस इज सीरियल। अब ये है कॉन्करेंट, लेकिन इसको सीरियलाइजेबल बनाया जा सकता है या बोला जा सकता है। कैसे? अगर आप इस राइट ए को ऊपर कर दो और इस राइट बी को नीचे कर दो। क्यों कर दो? कैसे कर सकते हैं भैया? इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अब आप बोलोगे सर आपने अभी तो बताया रीड और राइट के बीच में तो लड़ाई होती है, लेकिन ये बी के ऊपर रीड कर रहा है और ये ए के ऊपर राइट कर रहा है, तो यानी इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तब होगी जब ये रीड ऑफ ए कर रहा हो और ये राइट ऑफ ए कर रहा हो, तब आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अदरवाइज आप इसको ऊपर नीचे कर दो, ये ऊपर चला जाएगा ऑपरेशन, ये ऑपरेशन नीचे आ जाएगा, तो पहले T1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर T2। तो यानी इसको सीरियलाइजेबल किया जा सकता है। ये होता है हमारा सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट, सीरियलाइजेबल वगैरह चीजें भी आती हैं। अगर आपने वो पढ़ना है तो आई सेक्शन में मैं लिंक डाल देता हूं, आप वहां से पढ़ सकते हो। देन व्हाट इज डर्टी रीड प्रॉब्लम। देखो मैंने बताया ना कि भैया रीड राइट
राइट रीड एंड राइट राइट में हमेशा लड़ाई रहती है। राइट राइट मैंने आपको बता दिया लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम है। एक होती है जी डर्टी रीड। डर्टी रीड का मतलब है कि T1 ट्रांजैक्शन चल रही थी, उसने अपडेट कर दिया बैलेंस को 500, ठीक है, उसने कुछ ऑपरेशंस किए बहुत सारे, जैसे हम लोग ऑपरेशन करते हैं ऑनलाइन, तो भैया मैंने उस वैल्यू को 500 कर दिया। T2 आई, T2 ने इसको रीड कर लिया 500 को, क्योंकि ये ऑब्वियसली T2 बाद में आई है, तो T1 अभी चल रही थी, T2 ने आके उसको रीड कर लिया 500 को, ठीक है। अब इसके ऊपर ये कुछ अपने ऑपरेशंस कर रही है, किस वैल्यू के ऊपर? 500 के ऊपर ऑपरेशन कर रही है। और हुआ क्या कि भैया ये वाली जो ट्रांजैक्शन थी T1, ये रोल बैक होके खत्म हो गई। रोल बैक मतलब ये फेल हो गई, फेल होने की वजह से हमें उसको रोल बैक करना पड़ता है। एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी, अगर फेल हो जाए तो बिल्कुल रोल बैक कर दो। लेकिन बेचारा T2 किसके ऊपर काम कर रहा है? 500 वैल्यू के ऊपर। बट 500 वैल्यू तो कहीं पे अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जो इसने ऑपरेशन किया था वो तो हमने रोल बैक कर दिया। तो जो भी डेटाबेस में इनिशियल वैल्यू होगी इसकी 100 200, वो एक्चुअल में अब न्यू वैल्यू है। बट ये तो भैया 500 पे काम करता जा रहा है। यानी इसी चीज को बोला जाता है हमारे पास डर्टी रीड प्रॉब्लम। क्यों आ रही है? क्योंकि हम एक वैल्यू को रीड कर रहे हैं जो कि अभी कमिट नहीं हुई। हाँ, अगर ये कमिट हो जाती फिर उसके बाद रीड कर रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अनकमिटेड वैल्यू को अगर रीड करेंगे देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, अगर वो रोल बैक हो जाए। हाँ, अगर ये रोल बैक नहीं होती तब ठीक है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बस ये पॉइंट छोटे छोटे याद होने चाहिए। इसके लिए हम लोग लॉकिंग मैकेनिज्म वगैरह यूज करते हैं, शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक वगैरह लगाते हैं। देन अ ट्रांजैक्शन रीड द सेम रो ट्वाइस बट गेट डिफरेंट वैल्यूज व्हिच एनॉमली हैज अकर्ड। देखो कई बार क्या होता है कि हमने डेटा, जैसे IRCTC पे आप जाते हो, उसमें आपने चेक किया कि भैया कितनी मेरी सीट्स अवेलेबल है कोई पर्टिकुलर ट्रेन की, तो आपने देखा कि 100 सीट्स अवेलेबल है। आपने थोड़ी बहुत रिफ्रेश किया तो नंबर ऑफ सीट्स 90 रह गई, रिफ्रेश किया नंबर ऑफ सीट्स 80 रहेगी। मतलब हर बार आपको जो है वो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, सेम डेटा की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। और ऑब्वियसली उस केस में तो ठीक है भैया, हो सकता है लोगों ने बुक करवा ली हो, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ नॉन रिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। नॉन रिपीटेबल का मतलब है कि रीड किया मैंने सैलरी, क्या आई मेरी आंसर क्या है 50K, उसके बाद अपडेट कर दी सैलरी किसी ने 60K, उसके बाद जैसे ही मैंने दोबारा रीड की 60K। ऑब्वियसली पहले 50K क्यों कर रही है? डेटाबेस से रीड किया तो 50K, लेकिन एक बंदे ने अपडेट कर दी वैल्यू, तो ऑब्वियसली अपडेट के बाद वो ये नई वैल्यू रीड कर रही है। मतलब ये वैल्यू जो है वो फटाफट से चेंज हो रही है, जिससे यूजर को कंफ्यूजन हो सकती है कि यार अभी तो 50,000 दिखा रहा था, अभी 60,000 कैसे दिखा रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। बट एक्चुअल में इट इज कॉल्ड अ नॉन रिपीटेबल रीड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए कि इन केस पूछ लें तो आप आंसर दे सको। देन व्हाट इज अ डेडलॉक इन द, अच्छा ऐसी एक फैंटम प्रॉब्लम भी होती है। फैंटम में क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज आपने कोई क्वेरी चलाई और आपके पास आंसर आया 3, जैसे आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली, तो दिल्ली में कितने स्टूडेंट है जी, दिल्ली एड्रेस से कितने स्टूडेंट है, आप उसका डेटा निकालो। तो आंसर आया लेट्स सपोज 3 स्टूडेंट है। आपने क्वेरी को दोबारा से रन किया, आंसर हो गया 4। मतलब नंबर ऑफ जो आंसर आ रहे हैं ना, उसका नंबर कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ फैंटम प्रॉब्लम। इसको भी आप नोट कर लेना, कई बार पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। देन डेडलॉक देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है। डेडलॉक बेसिकली होता क्या है, हमेशा याद रखना कि लेट्स सपोज देयर इज अ ट्रांजैक्शन T2, देयर इज अ ट्रांजैक्शन T1। T1 ने कोई रिसोर्स को लिया हुआ है, ऑलरेडी इसको होल्ड किया हुआ है, और ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये वाला रिसोर्स चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही T2 ने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और ये बंदा उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को, जैसे ये आप ऐसे लगा लो इसको, ठीक है, मतलब R2 को T1 लेके बैठा और रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे को ये वाला चाहिए। अच्छा, इसमें रिक्वेस्ट आएगा और इसमें होल्ड आएगा। R2 को T1 ने लिया हुआ है, एरो इस तरफ है, ठीक है, और इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसको T2 ने लिया हुआ है और ये इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे के रिसोर्स की वेट कर रहे हैं, छोड़ कोई नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ डेडलॉक सिचुएशन। और इसके लिए ऑब्वियसली या तो किसी ना किसी प्रोसेस को डाई करना पड़ेगा, तभी दूसरे प्रोसेस को मिलेगा और फिर उसके बाद वो जो एग्जीक्यूट होगा। तो ये डेडलॉक वाली सिचुएशन जो है वो हो जाती है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए वेट फॉर ग्राफ वगैरह ये सारे बनाए जाते हैं, ताकि आइडिया हो जाए कि अगर साइकिल है और वो सारे सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं आपका डेडलॉक है। देन हाउ डज टू फेज लॉकिंग हेल्प मेंटेन द सीरियलाइजेबिलिटी? कुछ नहीं है, थ्योरी है। टू लॉकिंग मैकेनिज्म में समझ जाना कि होता क्या है। टू फेज में 2 फेज होते हैं, एक होता है ग्रोइंग फेज और एक होता है आपका श्रिंकिंग फेज। मतलब कहने का कि जब कोई ट्रांजैक्शन आ रही है, जो ट्रांजैक्शन पहले आ गई, जैसे T1 आई T2 आई, T1 12 बजे स्टार्ट हुई और T2 12 बज के 1 मिनट पे स्टार्ट होगी, तो T1 पहले आ गई ना, इसने आते ही क्या करना है,
ग्रोइंग फेज में सारे लॉक्स ले लेने हैं, मतलब जो भी शेयर्ड लॉक चाहिए, एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए, जो भी डेटा के ऊपर लॉक चाहिए वो ले लेगी। अब उस केस में क्या होगा, जो दूसरे वाली ट्रांजेक्शन है T2 वो थोड़ी देर वेट करेगी कि जब वो लॉक छोड़ेगी T1 तब मेरे को लॉक मिल जाएंगे। तो ग्रोइंग फेज में लॉक लेते रहो जो जो आपको लॉक चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप श्रिंकिंग फेज में आ गए, आप एक एक करके लॉक को रिलीज कर दो। अब आप नया लॉक नहीं मिल सकता। जैसे ही वो रिलीज करेगा दूसरी ट्रांजैक्शन का ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो जाएगा और तीसरी वेट करेगी। इसी तरीके से चलता रहता है और सीरियलाइजेबल को हम अचीव कर सकते हैं। मतलब पहले एक ट्रांजैक्शन खत्म होगी, दूसरी वेट करती रहेगी। जैसे वॉशरूम, दो लोग एक ही टाइम पे पहुंच गए, लेकिन जो पहले घुस गया वो कुंडी लगा के बैठ गया। अब जब तक वो बाहर नहीं आता दूसरा बंदा वेट करेगा। ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड सीरियलाइजेबिलिटी। तो लॉकिंग वगैरह से, टू फेज मैकेनिज्म से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन हाउ डज MVCC that is multi version concurrency control improves the concurrency comparison with the strict lock mechanism। strict में बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग लॉक लगा देते हैं, कोई भी बंदा ना रीड कर सकता ना राइट कर सकता। इट इज वेरी स्ट्रिक्ट। आप शेयर्ड लॉक लगा लो, एक्सक्लूसिव लॉक लगा लो, उसके बाद कोई भी बंदा ट्रांजैक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, वो लॉक में ही लगा रहेगा। दूसरे बंदे बेचारे वेट ही करते रहेंगे। लेकिन MVCC में क्या है, इट इज अ स्नैपशॉट रीड काइंड ऑफ थिंग। मतलब ये क्या करता है, उसके मल्टीपल वर्जन क्रिएट कर देता है कि पहले ट्रांजैक्शन आ रही है, उसका एक स्नैपशॉट ले लिया, भैया ये क्या क्या चीजें कर रही है, इसके अंदर क्या क्या लॉक्स है। दूसरा बंदा जो है वो उसका एक नया वर्जन क्रिएट कर देगा। जैसे सॉफ्टवेयर में नए नए वर्जन हम लोग लेके आते हैं, तो जो पहले वर्जन के अंदर जो चीजें हैं वो तो है ही, एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम थी पहले में वो हमने नेक्स्ट वर्जन में रिमूव कर दी है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को हम लोग धीरे धीरे रिमूव करते हैं। देखो आप इसको ऐसे समझ लो, एक सिंपल से एग्जांपल से, लेट्स सपोज मेरे पास ए की वैल्यू है इनिशियली 100, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, एक T1 ट्रांजैक्शन आई और उसने रीड कर लिया ए की वैल्यू को। अब उसके बाद लेट्स सपोज T2 ट्रांजैक्शन है, वो ए की वैल्यू में से कुछ भी लेट्स सपोज 10 वैल्यू माइनस कर रही है, मतलब उसकी वैल्यू को 90 करने की कोशिश कर रही है। अब इस केस में होगा क्या कि जब तक T1 ट्रांजैक्शन चल रही है वो क्या करेगी, इसकी जो ओल्डर वर्जन है, मतलब इसका जो पुराना वर्जन है जो कि ए की वैल्यू 100 वाला है, उसी को ही काम करती रहेगी जब तक कि T2 कमिट ना हो जाए, तब तक एक नया वर्जन क्रिएट नहीं होगा। तो बस वही चीज है कि जिस वर्जन में पहले इनिशियल वैल्यूज थी, हम उसी वर्जन के ऊपर काम करते रहेंगे, व्हाइल अनदर ट्रांजैक्शन इज ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू वर्जन। और उस केस में होगा क्या, एक दूसरे के वर्जन्स को ये लोग ब्लॉक नहीं करेंगे और इसकी वजह से ट्रांजैक्शन चलती भी रहेंगी और एक दूसरे में अड़चन भी नहीं डालेंगे। इसीलिए लॉकिंग से ज्यादा बेहतर है आपका MVCC। तो ये चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वही हो गया कि पहले एक वर्जन चल रहा है, फिर उसके बाद जब तक चेंजेस नहीं हुए दूसरा वर्जन, फिर जब सारी कमिट होगी फिर तीसरा वर्जन। तो यानी पहले वर्जन में ट्रांजैक्शंस रन कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जब उसके अंदर अपडेशन आ गए तो नया वर्जन आपका आ जाएगा, फिर अपडेशन आ गया तो नया वर्जन आ जाएगा। और अदरवाइज जो रीड है वो एक एक स्नैपशॉट से चलते रहेंगे और उसके अंदर जो है वो एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। देन हमारे पास आ गया, अ टेबल हैज मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड सर्चेस आर बिकमिंग स्लो, व्हाट DBMS फीचर। देखो यार इंडेक्सिंग के ऊपर क्वेश्चन है। आप कभी भी कोई भी बुक खरीदते हो, कोई भी बुक अगर आप पढ़ते हो, आपने देखा होगा उसके स्टार्टिंग में क्या होता है, इंडेक्स होता है। और वो इंडेक्स बेसिकली आपको हेल्प करता है कि डायरेक्टली उस पेज पे जाने में। अदरवाइज क्या होगा, बेस्ट केस में हो सकता है कि आपको पहले पेज में उसका जो आप ढूंढ रहे हो उसका आंसर मिल गया। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आपको सारे पेजेस को चेक करना पड़ा, n नंबर ऑफ पेजेस को, तब जाके आंसर मिला। एवरेज केस में कह सकते हो कि n/2 आपको जो है वो पेजेस को शफल करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिलेगा। लेकिन इंडेक्स क्या कहता है, इंडेक्स में दो चीजें होती हैं। एक आपका होता है जी यहाँ पे की वैल्यू जिसके बेसिस पे इंडेक्स बना रहे हैं, और दूसरा होता है आपका पॉइंटर। मतलब अगर आप देखोगे इंडेक्स में एक तो टॉपिक होता है और उसके बाद पेज नंबर होता है, तो आप डायरेक्टली उस पेज पे जाके एक्सेस कर सकते हो। तो उसकी वजह से हमारे सर्चेस जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। अदरवाइज फुल टेबल को बार बार स्कैन करना, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम लोग जो है वो पहले इंडेक्स में करते हैं सर्च, और फिर उसके बाद जंप करके डायरेक्ट उस ब्लॉक को एक्सेस कर लेते हैं मेमोरी के जिसमें वो वाला डेटा पड़ा हुआ होता है। तो बस ये चीज जो है वो हेल्प करती है। तो जब भी कोई वेयर क्लॉज आता है या मल्टीपल टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं या ऑर्डर बाय क्लॉज लगा रहे हैं, जैसे मैं ऑर्डर बाय कर रहा हूं या ग्रुप बाय कर रहा हूं, तो उन सारी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं मेरे को इंडेक्सेस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देन अब इसमें भी बहुत सारे होते हैं, प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, B+3। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं ऊपर आपको लिंक डाल देता हूं, आप एक बार पढ़ लेना। अब यहाँ पे B और B+3 में पूछ लेते हैं कि बैलेंस ट्री में क्या फर्क है, B और B+3 में। तो याद रखना B+3 आर वेरी यूजफुल
रादर देन बी ट्री। क्यों यूजफुल है? क्योंकि स्पेशली ये रेंज क्वेरीज में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसमें होता क्या है, एक तो हमारे पास मल्टी लेवल में यहाँ पे इंडेक्स बनाते हैं, जो प्राइमरी की क्लस्टर्ड वगैरह ये होते हैं ना, ये सारे होते हैं एक ही लेवल में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरीके से मल्टीपल लेवल में बनता है। अब बी प्लस ट्री में याद रखना कि जो हमारे इंटरनल नोड्स होती है ना, इंटरनल नोड्स में हमारे पास क्या होते हैं, ब्लॉक पॉइंटर्स होते हैं, कीज होती हैं, ब्लॉक पॉइंटर होते हैं, कीज होती हैं और ब्लॉक पॉइंटर होते हैं। ब्लॉक पॉइंटर मतलब नेक्स्ट वाले जो ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं, और की मतलब जिसके बेसिस पे सर्च करते हैं। लेकिन जो आपकी लीफ नोड होती है, लीफ नोड में याद रखना आपकी कीज होती हैं, रिकॉर्ड पॉइंटर्स होते हैं, कीज होती हैं, रिकॉर्ड पॉइंटर्स होते हैं, और लास्ट में एक ब्लॉक पॉइंटर होता है, और ये ब्लॉक पॉइंटर नेक्स्ट वाले ब्लॉक को पॉइंट करता है। नेक्स्ट वाले ब्लॉक में अगेन की होगी, रिकॉर्ड होंगे, की होगी, रिकॉर्ड होंगे, और लास्ट में एक ब्लॉक पॉइंटर होगा जो इस वाले ब्लॉक को पॉइंट करेगा। यानी जब आप सर्च करोगे आपको इस की के बेसिस पे और ये रिकॉर्ड पॉइंटर आपको मेमोरी में जिस जगह पे वो डेटा पड़ा है वहां पे ले जाएगा। और अगर लेट्स सपोज आप रेंज क्वेरी लगा रहे हो कि मेरे को उन सारे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके रोल नंबर 8 और 15 के बीच में है। अब देखो 8 वाला यहां पड़ा है और 15 वाला ऑब्वियसली यहां पड़ा होगा, तो आपको पूरा सर्च करने की जरूरत नहीं है, जो कि बी ट्री में करना पड़ता है, पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। आप यहां पे 8 और 9 का यहां से निकाल लो, ये ब्लॉक पॉइंटर आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे ले जाएगा और नेक्स्ट वाले से आप इजीली निकाल सकते हो। इसीलिए बी प्लस ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल होती हैं। एक तो मल्टीपल जो है वो हायरार्की में चलते हैं, और दूसरा ये ब्लॉक पॉइंटर और रेंज क्वेरीज में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड? बेसिकली होता क्या है कि क्लस्टर इंडेक्स जनरली कहां पे लगता है कि जब हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी देयर इज अ प्राइमरी की, मतलब ऑलरेडी देयर इज अ प्राइमरी की, जैसे आप लोग टेबल बनाते हो उसमें अगर ऑलरेडी देयर इज अ प्राइमरी की तो वहां पे क्लस्टर इंडेक्स अपने आप लग जाता है। प्राइमरी इंडेक्स भी कई बार बोल देते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आपका डेटा जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा, मतलब प्राइमरी की ऑब्वियसली यूनिक और नॉर्डल होती है, तो एक ऑर्डर में डेटा है और उसी ऑर्डर पे आपका क्लस्टर इंडेक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, तो बड़ा फास्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे लगा लो कि आपके पास ऑर्डर आईडी है, बहुत सारे ऑर्डर्स का डेटा है, ऑर्डर आईडीज 1 2 3 इस तरीके से ऑर्डर आईडीज है प्राइमरी की। अब कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी ऑर्डर नंबर 1 कस्टमर 500 का हो सकता है, ऑर्डर नंबर 2 कस्टमर 501 का हो सकता है, ऑर्डर नंबर 3 कस्टमर 500 का हो सकता है। एक बंदे के मल्टीपल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। फिर कस्टमर का नेम है, कस्टमर की ईमेल आईडी है, कस्टमर का फोन नंबर है, लाइक दैट, ठीक है। अब यहां पे मेरा प्राइमरी की जो है वो क्या है, ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी पे डायरेक्टली आपका कौन सा इंडेक्स लग जाएगा, क्लस्टर्ड इंडेक्स लग जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी की है, ऑर्डर्ड भी है, यूनिक और नॉट नल है। लेकिन अगर आपका क्वेरीज सारी की सारी क्वेरीज अगर इस तरीके से फाइंड द डिटेल वेयर ऑर्डर आईडी दिस, फाइंड द डिटेल वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू दिस, तो क्लस्टर इंडेक्स बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन अगर आपकी क्वेरीज आ गई फाइंड द डिटेल्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू दिस या ईमेल इज इक्वल टू दिस, अब ईमेल से हो सकता है भैया या तो कई जगह पे आपने ईमेल डाली नहीं है, या हो सकता है मल्टीपल कस्टमर की सेम ईमेल आईडी आ रही हो। तो उस केस में जब डेटा डुप्लीकेट है और मुझे नहीं पता कि क्या वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक सीक्वेंस में पड़ा है नहीं पड़ा, उस केस में हमारा लगता है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो ये मल्टीपल हो सकते हैं, क्लस्टर इंडेक्स एक ही होगा, एक ही बहुत है, लेकिन ये मल्टीपल हो सकते हैं। हो सकता है मैंने कस्टमर आईडी पे अलग से क्लस्टर इंडेक्स नॉन क्लस्टर्ड बना रखा हो, ईमेल पे मैंने अलग से नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना रखा हो। तो इस तरीके से, जैसे एग्जांपल के तौर पे बुक के आगे जो इंडेक्स होता है ना, बुक के बिल्कुल आगे, वो काइंड ऑफ आपका क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है, टॉपिक नेम, पेज नंबर, टॉपिक नेम। लेकिन बुक के एक लास्ट में भी होता है, हर एक टॉपिक के हिसाब से आपके लास्ट में अगर आपने देखा हो टॉपिक के साथ पेज नंबर, टॉपिक, वो काइंड ऑफ आपका नॉन क्लस्टर्ड या फिर सेकेंडरी इंडेक्स भी उसको बोल सकते हो। तो डिपेंड करता है कि ये कहां पे लग रहा है और ये कहां पे लग रहा है, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देन why can adding too many indexes reduce the database performance? ठीक है जी, हमें पता है कि इंडेक्सेस लगाते हैं तो अच्छी बात है, इंडेक्सेस से आपका सर्च इजी हो जाता है, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत सारे इंडेक्स लगा रहे हो। अगर बहुत सारे इंडेक्स लगाओगे, मल्टीपल लेवल्स के इंडेक्स लगाओगे, तो ऑब्वियसली इंडेक्सेस भी एक तो मेमोरी लेंगे, मेमोरी में ही स्टोर होते हैं, तो आपको ज्यादा पेजेस भी लगेंगे, ज्यादा सर्च करना पड़ेगा, तब जाके ऑब्वियसली आप पहले इंडेक्स 1 में सर्च कर रहे हो, फिर इंडेक्स 2 में सर्च, फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर मेमोरी में जाके आप डेटा उठा रहे हो। तो एक लेवल तक इंडेक्सेस बढ़िया काम करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इंडेक्स बना दोगे तो ऑब्वियसली आपको इंसर्ट करना है, कोई डेटाबेस में इंसर्ट किया तो उसकी एंट्री इंडेक्स में भी अपडेट करनी पड़ेगी, हर जगह अपडेट करनी पड़ेगी।
अपडेट भी, डिलीट भी, जो भी ऑपरेशन करोगे डेटा के ऊपर वो आपको इंडेक्सेस में भी हर इंडेक्स में जाके कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा हैवी काम हो जाएगा और ऑब्वियसली इस केस में आपका डिस्क, मेमोरी, टाइम ये सारा ज्यादा लगेगा। इसीलिए इंडेक्स बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे इंडेक्सेस बना रहे हो, तो लिमिट में आपके होने चाहिए, तो वो आपको बेनिफिट देंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम कर सकते हैं। Then a server crashes while a transaction is partially committed. How does log based recovery help? देखो लॉग क्या होती हैं कि जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हो ना डेटाबेस में, वो सारे लॉग के अंदर सेव होते रहते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन T1 स्टार्ट हुई, लॉग बन गया, फिर ट्रांजैक्शन ने कुछ अपडेट किया, लॉग बन गया, फिर ट्रांजैक्शन ने कुछ और अपडेट किया, लॉग बन गया। जो भी ट्रांजैक्शन करती जा रही है वो लॉग में सेव होता जा रहा है। जैसे हिस्ट्री होती है, आप जो जो पेजेस को सर्च करो, जो जो काम करो, हिस्ट्री के अंदर स्टोर होता रहता है, वही लॉग है, बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है। फिर उसके बाद आपने उस ट्रांजैक्शन को लेट्स सपोज कमिट कर दिया, फिर ट्रांजैक्शन T2 स्टार्ट हो गई, फिर वो कुछ ऑपरेशन कर रही है। इस तरीके से अगर आपके बहुत सारे लॉग के अंदर वैल्यूज आ गई हैं और लेट्स सपोज अगर कोई ट्रांजैक्शन पार्शियली कमिट हुई है, मतलब उसके कुछ ऑपरेशंस तो हो गए हैं लेकिन कुछ अभी नहीं हुए हैं, तो लॉग मेरे को कैसे हेल्प करेगा? इसमें दो चीजें मेन होता है, एक रीडू और एक अंडू। देखो अगर ट्रांजैक्शन कोई कमिट हो गई है और उसके बाद वो अगर चल रही थी और फेल हो गई है, मतलब कोई और ट्रांजैक्शन आई और फेल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां तक कमिट हुआ है वहां तक हम रीडू ऑपरेशन कर देंगे। जहां तक ऐसे होता है ना, मैं जैसे आप यार पावर पॉइंट पे बहुत सारी प्रेजेंटेशंस के अंदर आप बहुत सारी स्लाइड्स बना रहे हो, उन स्लाइड्स में कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हो, आप अगर रीडू कब करते हो कि जब आपको पता है कि यार यहां तक का मेरा डेटा सही है, तो आप उसको रीडू कर सकते हो। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि भैया मेरी ट्रांजैक्शन कमिट ही नहीं हुई, कमिट होने से पहले ही फेल हो गई, तो हमें इसको अंडू करना पड़ेगा, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। वही चीज यहां पड़ेगी, ये भैया अगर कमिट हो चुकी है, जब हम रिकवर करेंगे, कमिट हो गई थी, जो जो ट्रांजैक्शन कमिट हो गई थी, ट्रांजैक्शन मतलब एक तरह से आप ऐसे लगा लो कि एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपकी डन हुई, लॉग ने सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड ले लिया। लेट्स सपोज डेटाबेस के अंदर कोई फेलियर आ गया, डेटाबेस आपका लॉस हो गया, अब आप बैकअप से रिकवरी करोगे, लॉग से रिकवरी करोगे। जब आपने लॉग में देखा कि T1 T2 T3 कमिट हो चुकी थी, तो अगर कमिट हो चुकी थी तो मतलब परमानेंट डेटा सेव हो गए मेमोरी में, तो आप इसको अंडू क्यों कर रहे हो यार? इसको आप रीडू करो, क्योंकि ये ऑलरेडी कमिट हो चुकी है, इनके अंदर जो भी चेंजेस है वो डेटाबेस में अपडेट कर दो। लेकिन जो ट्रांजैक्शन आधी अधूरी रह गई, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? अंडू करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। बस यही पॉइंट हमेशा याद रखना। बीच बीच में हम चेक पॉइंट्स भी लगाते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन चल रही है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई जाना है, तो ऑब्वियसली अब दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो आपने एक्सप्रेसवे हाईवे पकड़ा, लेट्स सपोज दिल्ली से आप आगरा गए, आगरा से चल के आप लेट्स सपोज वडोदरा पहुंचे, वडोदरा से आप आगे लेट्स सपोज मुंबई पहुंचने वाले हो, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, अब लेट्स सपोज मुंबई से जस्ट 10 किलोमीटर पहले प्रॉब्लम हो गई, कोई फेलियर हो गया। अब फेलियर हो गया तो या तो आप ट्रांजैक्शन अपनी मतलब दोबारा से जर्नी अब दिल्ली से स्टार्ट करो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप आगरा पहुंचे आपने आगरा में एक चेक पॉइंट लगा दिया, आगरा से लेट्स सपोज अहमदाबाद पहुंचे, आपने वहां पे चेक पॉइंट लगा दिया, वहां से आप बड़ोदरा पहुंचे, चेक पॉइंट लगा दिया। अब जैसे ही मुंबई पहुंचने वाले थे, पावर फेलियर हो गया, कुछ भी फेलियर हो गया, अब आपको दोबारा से दिल्ली से स्टार्ट नहीं करना, लास्ट चेक पॉइंट कौन सा था आपका? अहमदाबाद था या वडोदरा था, आप वहीं से रीस्टार्ट कर लोगे। वो सारी चीजें आपको कौन हेल्प करता है? ये लॉग फाइल ही तो हेल्प करती है। यही पॉइंट बस आपको एक्सप्लेन करने हैं। देन व्हाट इज अ राइट अहेड लॉगिंग? बेसिकली होता क्या है, लॉग फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लॉग फाइल्स के अंदर सारे चेंजेस को रखा हुआ है, जो जो चेंजेस हैं वो लॉग फाइल्स में पड़े हैं। तो यार अगर आप किसी पेज को फ्लश कर रहे हो, मतलब उसको परमानेंटली रिमूव कर रहे हो, उससे पहले आपने चेक करना है कि जो जो चेंजेस हुए हैं क्या ये परमानेंटली सेव हो गए मेमोरी में, अदरवाइज सारा किया धरा आपका पानी फिर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो यही है जी, राइट अहेड लॉगिंग मींस लॉग रिकॉर्ड्स आर सेफली रिटन बिफोर द डेटा पेजेस आर फ्लश। जो भी उसके अंदर सारी चेंजेस हैं, जो भी लॉग्स के अंदर चेंजेस हैं, उनको पहले सेफली रिटर्न कर दो, रिटर्न मतलब अपडेट कर दो, उसके बाद जो है वो डेटा आपका पेजेस जो है वो फ्लश होने चाहिए, ताकि अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो लॉग बिकम्स द सोर्स फॉर द रीडू एंड अंडू। लॉग ही आपको बताएगा किस किस को रीडू करना है, जो कमिट हो गई थी उनको रीडू करना है, जो अनकमिटेड थी उनको मुझे अंडू करना है। कौन बताएगा? लॉग। लेकिन अगर आपने लॉग को पहले सेव ही नहीं किया, अपडेट नहीं किया प्रॉपरली, तो भैया फिर आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अपडेट्स हो रहे हैं मेमोरी में, लॉग्स को पहले सेव करो, क्योंकि लॉग्स फाइल बहुत बड़ी नहीं होती,
साइज में। वैसे ऑपरेशन सारे बहुत होते हैं लिखे हुए, लेकिन वो बहुत मेमोरी नहीं लेते, तो उसको परमानेंटली पहले सेव करो, फिर उसके बाद आपके पेजेस वगैरह फ्लश होने चाहिए, ताकि अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग लॉग से उसको रिकवर कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटाबेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे सीक्वल नहीं है, मैंने पहले भी बताया, सीक्वल मैं अलग से जो है वो कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये सारे मेन डेटाबेस के कॉन्सेप्ट हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब कर सकते हो, और शेयर भी कर देना भाई, वीडियो को आपके लिए ही बनाई है। ठीक है, थैंक यू।